ऐसी बंजर जमीन की तस्वीरें आपने अक्सर अखबारों में या टीवी पर देखी होंगी। यहां की प्यासी धरती पानी की एक एक बूंद के लिए तरसती है। कई बार तो पानी बाहर से पहुंचाना पड़ता है। इसे उत्तर प्रदेश का तपता रेगिस्तान भी कहा जाता है। ये बुंदेलखंड है। और इस तपते रेगिस्तान को अपने परिश्रम, लगन और धैर्य से सींचने का श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है वो है प्रेम सिंह। प्रेम सिंह, जिनके इस ब्रह्म वाक्य को हर किसान शायद दोहराना चाहता है। किसान पाले गोरू और गोरू पाले खेत, और खेत ही से सधते किसान के सब हेत। और इन्हीं प्रेम सिंह पर है किसान ऑफ इंडिया की ये खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड के बांदा जिले के रहने वाले किसान प्रेम सिंह को तपते रेगिस्तान में तरक्की की फसल उगाने का श्रेय जाता है। आज उनसे बुंदेलखंड या उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश विदेश के कई प्रगतिशील और जाने माने किसान खेती का गुरु मंत्र लेने आते हैं। प्रेम सिंह ऐसे गुरु हैं जो किसी को भी प्रगतिशील लेकिन अपनी जमीन से जुड़ी खेती का ज्ञान देने से पीछे नहीं हटते। वैसे तो प्रेम सिंह के पास जैविक या पारंपरिक खेती के लिए गुरु मंत्रों की भरमार है, लेकिन खेती के उनके दर्शन का निचोड़ हैं ये 5 बड़े गुरु मंत्र। अपने खेत के 1/3 हिस्से में पशुपालन का प्रबंधन करें, पशुचारण और पशुओं के लिए इंतजाम करें। अपने खेत के 1/3 हिस्से में बाग लगाएं। एक तिहाई में अपने परिवार के लिए जितनी जरूरत की चीजें हैं, चाहे अनाज, दाल, तेल, सब्जियां, मसाले, whatever is possible in this agroclimatic zone, उसको अपने घर के लिए पैदा करें। चौथा स्टेप है कि जो भी बचे उसका प्रोसेस करे, तब वो समृद्ध होगा। और 5वीं चीज, जो भी उसके पास आए और हमारे गांव में कोई गरीब आदमी है जो शिक्षा से, न्याय से, हेल्थ से वंचित है, उसके साथ हम अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा निरंतर लगाते रहेंगे, तब जाके हम पूरी खेती के लिए, माने हमारे लिए समृद्धि देने वाली खेती बनेगी। तो ये थे प्रेम सिंह के 5 बड़े गुरु मंत्र। लेकिन प्रेम सिंह की पाठशाला सिर्फ मंत्रों की ही नहीं है। खेती किसानी के कई नए अध्याय उन्होंने लिखे हैं। किसान कर्ज से कैसे बच सकता है, क्या है आवर्तनशील खेती, और आधुनिक खेती यानी मॉडर्न फार्मिंग को प्रेम सिंह क्यों बताते हैं छलावा, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुनेंगे प्रेम सिंह की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं सन 86 तक विद्यार्थी था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था मैं, और 86 बैच था, 87 में पास आउट हुए थे, 1 साल बैच लेट था। तो तब से मैं आके यहाँ खेती कर रहा हूँ। खेती को अपना तो लिया, लेकिन किसान बनना प्रेम सिंह के लिए आसान नहीं था। उनके इस फैसले से घरवाले खुश नहीं थे, लेकिन प्रेम सिंह खेती को ही अपना जीवन समर्पित करने का मन बना चुके थे। और थोड़ा सा संघर्ष की बात है, कोई भी माता पिता आजकल नहीं चाहते हैं कि कोई खेती करे, तो थोड़ा सा हुआ।
हर घर में जैसे होता है। लेकिन अंत में मैंने चुना कि खेती करेंगे। खेती हमारे पास पुश्तैनी थी और मेरा मन खेती की तरफ का ज़्यादा था, तो हमने अपने सारे तर्कों को खेती की तरफ के लिए प्रयोग कर लिए और अंत में सबको मानना पड़ा और हम खेती में उतर आए और 87 से मैं लगातार खेती कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी की नहीं सोची, एक लीक तोड़ी। खेती किसानी में भी लीक पर चलना प्रेम सिंह को कहां मंजूर था, इसीलिए खेती में भी लीक तोड़ी और बदलाव की ऐसी बयार लाए कि अपने क्षेत्र की तस्वीर ही बदल कर रखी। शुरुआत में तो वही जो कन्वेंशनल फार्मिंग जैसे माता पिता जैसे पिताजी करते थे वैसे खेती करता रहा मैं। 89 आते आते मुझे कुछ खटकने लगा, तो ये बात समझ में आई कि हम खेती कर तो रहे हैं लेकिन पैसा हमारे पास टिक नहीं रहा है। हम 4 भाइयों के परिवार में उस ज़माने में 2-2.25 लाख रुपए की हमारी आमदनी होती थी, जिसमें हम 25-30 हज़ार रुपये भी नहीं बचा पा रहे थे। उसमें जो केमिकल खादों का, पशु जानवरों की दवा का, जानवरों के आहार का, बैंक के ब्याज, माने ट्रैक्टर था हमारे पास तो उसकी किस्तें जाती थी, ये सब कुल मिला के सब चला जा रहा था। 89 में मेरे एकदम से ये समझ में आया कि अगर हम खेती करना चाहते हैं तो हमें कुछ बदलना पड़ेगा। इसीलिए किसान को कर्जे से मुक्ति दिलाने और लागत को घटाने के लिए प्रेम सिंह ने खेती का स्वरूप बदला। बाहर से खाद, बीज खरीदने और ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने में पैसा खर्च होता था, इसलिए वो अपनी खाद खुद बनाने लगे, बीज तैयार करने लगे और ट्रैक्टर की जगह बैल से खेती करने लगे। नतीजा, घर का पैसा घर में ही रहने लगा। जो हमारे ऊपर कर्जे थे उन कर्जों को से मुक्त होना था, तो वो हमारे लिए टारगेट था। तो धीरे धीरे हम उस टारगेट को अचीव कर पाए अपनी खेती का स्वरूप बदलकर। खेती में प्रेम सिंह ने अपना पूरा दांव एक ही फसल पर नहीं लगाया, प्रयोग किए और नए तरीके अपनाए। उन्होंने अपनी कुल जमीन को 3 भागों में बांटा हुआ है। जमीन के 1/3 हिस्से में बाग लगाए हैं और दूसरे हिस्से में पशुपालन करते हैं। बाकी बचे 1/3 हिस्से में वो जैविक तरीके से खेती करते हैं। प्रेम सिंह ने अपने इस मॉडल को आवर्तनशील खेती का नाम दिया है। '95 आते आते हमने प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कर दी, मुरब्बा, दलिया और ये च्यवनप्राश और बहुत सारी चीज़ें बनाने लगे। तो नए तरह से आम पैसा आना शुरू हुआ। उधर बाग लगाया तो बाग भी हमारा 95 तक काफ़ी पैसा देने लगा था और हमें हमारे अंदर आत्मबल या कहेंगे कि रिस्क बियरिंग कैपेसिटी को हमारी बढ़ा रहा था, वो इकट्ठा पैसा मिलना। तो ये सारे फैक्टर मिलते गए और 1995 तक हमें लगने लगा कि हम अब सरवाइव कर जाएंगे। प्रेम सिंह की एक बड़ी खासियत ये है कि वो दूसरों से कुछ अलग सोच रखते हैं। किसान ऑफ इंडिया से बातचीत में प्रेम सिंह ने प्रगतिशील बदलावों को कई गंभीर समस्याओं का जनक बताया। उनके मुताबिक कृषि क्षेत्र में 70 के दशक में जो कुछ भी बदलाव किए गए, उससे पर्यावरण से लेकर स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ा। मैं 2 ट्रांसफॉर्मेशन देखा हूँ। एक तो 70 के दशक से आना शुरू हुआ, जब से इस देश में वामपंथी विचारों का संविधान में और संसद में प्रवेश हुआ। उसके बाद से उनकी जो कार्यकलाप थे वो किसानों को आहत करने वाले थे, तोड़ने वाले थे। किसानों को मजदूर में तोड़ने वाला और उकसाने वाला, संघर्ष के लिए प्रेरित करने वाला, जो हमारा समाज आपस में तालमेल के साथ रहता था वो गया। और सन 77 के बाद जो समाज में जो आपस में संघर्ष की स्थिति बनी, ये भी मैंने अपनी आँख से देखा। किसान घाटे का, माने किसान में डीएपी यूरिया का प्रवेश हुआ, ट्रैक्टरों का प्रवेश हुआ, आधुनिक खेती के नाम से बीजों का प्रवेश हुआ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रवेश हुआ गाय भैंस में। ये एक दौर देखा हमने और इसको कहते रहे बड़ी प्रगतिशील खेती है और ये बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा एरा देखा कि इसके परिणाम आने लगे, तो गाय मारी घूमने लगी।
माने 2000 के दशक के बाद ये देखना शुरू कर दिया, गाय मारी मारी घूम रही है, किसान आत्महत्या के कगार है, बार बार सरकार को कर्ज माफ़ी करनी पड़ रही है, नहीं तो वो मरने लगते हैं किसान, है ना। सॉइल हमारी डिप्लीट हो गई, हमारा प्रोडक्शन स्टैग्नेंट हो गया, प्रोडक्शन के भीतर की पौष्टिकता चली गई, लोगों की औसत आयु घट रही है। अभी तो एक नई रिपोर्ट आई है परसों की, भारत की औसत लंबाई भी घट रही है। अब ये सब हमारे खाने से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसके दौर को भी देखा। तीसरा एक एंगल देखा, पर्यावरण संतुलन देखा। कहीं कहीं अपने ही देश में ऐसी स्थितियां हो गई कि हवा लेने लायक नहीं बची। पानी का तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ज़मीन से निकालने वाला पानी भी दूषित हो गया है, वो बाहर से पानी भेजना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी हमने देखा, पर्यावरणीय परेशानियां देखी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देखी। वो सब परिणाम थे 70 के दशक के। इतना ही नहीं, प्रेम सिंह ने मॉडर्न फार्मिंग को भी एक छलावा बताया। खेती में बढ़ती तकनीक की भागीदारी पर भी प्रेम सिंह की बड़ी साफ राय है। वो कहते हैं कि खेती में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर प्राकृतिक नियमों के अनुकूल, समाज को जोड़ने वाला और रोजगार के अवसर पैदा करने वाला है, तो ही टेक्नोलॉजी खेती के लिए अच्छी है। टेक्नोलॉजी हरदम अच्छी होती है, इसको हम नकारते नहीं हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के पीछे हम उसमें 2 सूत्र लगाते हैं। उसको प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए और समाज को तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए। माने रोजगार घटाने वाली ना हो और प्रकृति के विरुद्ध ना हो। ये 2 वो लगा दिया जाए तो टेक्नोलॉजी अच्छी है। प्रेम सिंह कहते हैं कि कठिन परिस्थितियों से निपटने की जिम्मेदारी भी सिर्फ किसानों पर ही नहीं होनी चाहिए। सरकार और किसान दोनों पक्षों के तालमेल से ही खेती किसानी को फायदेमंद बनाया जा सकता है। सरकार एक बहुत बड़ी चीज होती है, कलेक्टिव पावर होती है। वो व्यक्ति किसान के रूप में बहुत छोटी चीज होती है। जब कलेक्टिव पावर किसी चीज के पक्ष में खड़ी हो जाती है तो किसान अकेले बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत ही ताकतवर होगा, अपने परिवार से भी विरोध करने की क्षमता, अपने समाज से के अलग खड़े होने की क्षमता, अपने सरकार से भी भिड़ने की क्षमता होगी, तब खड़ा हो पाएगा। तो ऐसे कितने लोग होते हैं। तो इसलिए दोनों पक्षों पर विचार किया जाए तो मेरे ख्याल से न्याय होगा। अकेले पूरी जो विषम परिस्थितियां आई हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी यदि किसान को दे देंगे तो किसान के साथ अन्याय हो जाएगा। वो कहते हैं कि किसान का खेती करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो प्रकृति और समाज दोनों को संभाले, तभी देश भी उन्नत होगा और किसान भी। एक बार फिर सुनते हैं खेती किसानी पर प्रेम सिंह की 2 टूक। खाद्यान्न समस्या का समाधान यहीं से निकलने वाला है, पर्यावरण संतुलन हम किसानों से ही निकलने वाला है, रोजगार हमसे ज़्यादा कोई दे ही नहीं सकता इस देश में, खाद्यान्न माने पौष्टिक आहार की समस्या का भी समाधान हम यही हैं, और किसानी से ज़्यादा तृप्तिदायक कोई व्यवसाय नहीं है तो किसान परिवार को तृप्ति भी दे सकता है। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।